नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। आज हम करंट का बात करेंगे, कुछ आईआर, कुछ नेशनल, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आज कुछ विशेष आपका करंट नहीं है, फिर भी देखिए। सबसे पहला हेडलाइन जो नेशनल है, नेशनल करंट में सबसे फर्स्ट नंबर पे कोचिंग ब्लास्ट से रिलेटेड है। पता है आप लोगों को, कोचिंग में ब्लास्ट हुए हैं तो बम विस्फोट हुए, 2 लोग मारे गए हैं, 2 औरत और 50 लोग जख्मी हैं। इसमें आईईडी का इस्तेमाल हुआ है। आईईडी क्या है? ये बम है, डेटोनेट से उड़ाया जाता है इसे। इम्प्रोवाइज लिखिए, फुल फॉर्म इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। कभी कभी साइंस में ही क्वेश्चन पूछ लेता है आईईडी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मोस्टली क्या है, जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बम विस्फोट होते हैं ये आईडी रहते हैं। तो आईडी का किया गया है। अब क्यों किया गया, किस पे किया गया, देखिए। ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है, जो ईसाई धर्म है उसका एक संप्रदाय। हिंदू धर्म के काफी सारे संप्रदाय हैं, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है, उसी तरीके से ईसाई धर्म में भी संप्रदाय, इसका एक संप्रदाय है, बोलेंगे जेहोवा। जेहोवा। तो इस संप्रदाय पे आईडी का इस्तेमाल हुआ है और लोग मारे गए हैं। जो जेहोवा संप्रदाय है, विस्फोट करने वाले का आरोप है कि जेहोवा संप्रदाय ईसाई धर्म का संप्रदाय है, यह नफरत फैला रहा है देश के बीच में। ठीक है, घृणा फैला रहा है, हेट फैला रहा है, भेदभाव करता है। तो विस्फोट करने वाला जो था, इसने इस आधार पे कई बार समझाया कि नफरत भेदभाव बंद करो, घृणा मत फैलाओ। जब ये जेहोवा संप्रदाय वाले नहीं मान रहे थे, अंत में इसने आईडी का इस्तेमाल किया, विस्फोट को अंजाम दिया। तो ये आपसे पूछ सकता है जेहोवा संप्रदाय, तो बताना होगा जेहोवा एक संप्रदाय ईसाई धर्म का, क्योंकि ऑप्शन दे देगा यहूदी धर्म, जरथुस्त्र धर्म, ईसाई धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो इसमें बताना होगा आपको जेहोवा ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है। तो ये आपका पहला नेशनल करंट है। दूसरा जो नेशनल करंट है, इसमें देखिए, सरकार का जो सहकारी मंत्रालय है, नया मंत्रालय आपको पता है, कोऑपरेटिव मंत्रालय, अमित शाह इसके हेड है। तो क्या बोलेंगे, सहकारी मंत्रालय। कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, ये हाल फिलहाल में गठित हुई है। तो कोऑपरेटिव मंत्रालय जो है, इसने नेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसका गठन किया था। ये सरकार के अर्थात इस मंत्रालय का एक, मान लीजिए, एजेंसी है। इसको FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट का नाम लिखिए, पूरा पूरा एक्ट है। विदेशी, इसको बोलेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन, विदेशी अंशदान अधिनियम। तो एक कानून है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या एक कानून है, इस कानून को गृह मंत्रालय देखता है, होम मिनिस्ट्री, दोनों अमित शाह के पास है अभी करंट में, गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय क्या है, FCRA अधिनियम है, कानून है, जिसके तहत जो भी एनजीओ है, विदेशों से जो फंड प्राप्त करते हैं, वो उन्हें लाइसेंस देने का काम करता है इसी FCRA के अंडर में। अर्थात मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई एनजीओ है जो आपका स्वास्थ्य के सेक्टर में, जो हेल्थ है, शिक्षा है, ट्रेनिंग देने का काम, कंप्यूटर व्यवस्था, ये सब ट्रेनिंग का काम भी कर रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनजीओ हैं। इन सारे एनजीओ को अगर विदेश से पैसा चाहिए तो उन्हें लाइसेंस लेना होता है FCRA के अंडर में। मान लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारी कंट्री से अगर पैसा चाहिए किसी एनजीओ को, तो इस एनजीओ को पैसा तो चाहिए, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लाइसेंस लेना होगा FCRA अर्थात गृह मंत्रालय के अंडर में। तो गृह मंत्रालय लाइसेंस देता है। तो इसे FCRA के अंडर लाइसेंस दिया नेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया को। क्यों दिया है लाइसेंस? तो भारत क्या अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट चला रहा है। कोऑपरेटिव होता क्या है, लोग मिलजुल के काम करें,
एक दूसरे से सहयोग और पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए सहकारिता मंत्रालय का भी गठन हुआ है कि लोगों के बीच सहयोग बढ़ाना है। भारत के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, तो सरकार का मूवमेंट ही है कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये सरकार चला रही है। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर ट्रेनिंग देने का काम, या सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन सारे के लिए कोऑपरेटिव लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए वो मंत्रालय का भी गठन किया गया था। इसलिए इस एनजीओ का भी गठन कर दिया गया है। तो अब इसको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होंगे ताकि स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च करे, इसलिए FCRA का लाइसेंस दे दिया गया है। तो ये आपका न्यूज है। तो बताएंगे आप कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, लोगों का बीच एक सहयोग की भावना कि कुछ लोग मिलकर आपस में क्या है एक एनजीओ बना ले और विशेष क्षेत्र में काम करे। बहुत सारे तमाम क्षेत्र काम करने के लिए जैसे बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ये शब्द आएगा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। तो देश के अंदर काम कर रहे हैं। अगर विदेश से पैसा चाहिए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वाला फुल फॉर्म याद रखिएगा इससे पहले, FCRA एक्ट। क्योंकि ये क्या था, हमेशा चर्चा में रहा है पिछले 2-3 साल से। गृह मंत्रालय ने काफी सारे जो एनजीओ हैं, ये जो एनजीओ हैं इनका लाइसेंस FCRA के अंडर में कैंसिल कर दिया है, या सस्पेंड कर दिया है, या रिन्यूअल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि विदेश से तो फंड प्राप्त कर ले रहे हैं एनजीओ, एनजीओ खोलते हैं, विदेश से पैसा प्राप्त कर लेते हैं और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ गलत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा का डाइवर्जन कर रहे हैं। जो पैसा तो ले लिया, मान लिया कोई एनजीओ था, शिक्षा के लिए पैसा प्राप्त कर रहा है ब्रिटेन अमेरिका से, लेकिन एजुकेशन में पैसा खर्च ना करके वो क्या अपने भोग विलास या पर्सनल चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम एनजीओ जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बेकार में काम कर रहे हैं, जो कानून है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके अंडर में FCRA का लाइसेंस कैंसिल किया गृह मंत्रालय ने। तो ये नाम याद रखेंगे आप, FCRA, कोऑपरेटिव मूवमेंट याद रखेंगे कि होता क्या है। तो ये 2 नेशनल करंट आपके, अब देखिए, एक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक करंट अफेयर। क्या बोलेंगे? सबसे पहले बैड बैंक, एक शब्द है बैड बैंक, एक नए प्रकार का बैंक है, हिंदी में बुरा बैंक, बैड बैंक। तो क्या था, सबसे पहले सरकार क्या थी, बैड बैंक बनाती थी। लेकिन बैड बैंक का कंसेप्ट क्या था, क्यों सरकार बैड बैंक बना रही थी? तो आप बोलेंगे कि जो लोन होता है वो बैंक देती है, बैंक क्या लोन दे रही है, ठीक है। ये किसी को लोन दी, किसी व्यक्ति को लोन दी, मान लेते हैं ए व्यक्ति ने लोन नहीं चुकाया, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट, वो लोन नहीं चुकाता है, लोन क्या है, बैंक को वापस पेमेंट नहीं करता है। तो ये के पास जो पैसा रह गया है, ये पैसा रिकवरी करने के लिए एक बैंक और आ गया, इसका नाम था बैड बैंक। तो बैड बैंक क्या बोल रही है बैंक को कि हम आपका इस ए वाले व्यक्ति से पैसा वसूल करेंगे और आपको देंगे, और कुछ कमीशन ये रख लेंगे। क्योंकि डिफॉल्ट हो गया तो आदमी वैसे भी पैसा नहीं दे रहा था। तो बैड बैंक का कंसेप्ट यही है कि डिफॉल्ट लोन, एनपीए जो भी रहेगा, नेशनल नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, अर्थात जो लोन डिफॉल्ट वाला है, जो ना मिल रहा हो लोन बैंकों को वापस रिपेमेंट के रूप में, तो इसके लिए एनपीए, उसे एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। तो बैड बैंक ये सारा एनपीए को क्या है वापस बैंक को कर देता है और कुछ कमीशन अपना ले लेगा। ये कंसेप्ट है बैड बैंक का। तो 2021 में सरकार कानून लाई थी और एक नया बैड बैंक बनाई थी, उसका नाम था नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या बोलेंगे? कुछ देखिए, इकोनॉमिक्स का कुछ इंग्लिश में ही नाम होता है, तो उसे याद करना होगा आपको। बैड बैंक है सरकार का, ये बजट में आया था 2021 के, नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी।
क्या बोलेंगे, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सरकार ने 2021 में बनाया था। एक बैड बैंक है, जो बैंक होते हैं नॉर्मल बैंक, समान बैंक होते हैं, जैसे SBI, HDFC, है ना, और भी सेंट्रल बैंक, बहुत सारे जो नॉर्मल बैंक देख रहे हैं, इसका बहुत सारा जो लोन रहता है डिफॉल्ट होता है, ये सारा क्या है, बैड बैंक रिकवर करेगी। तो 2021 में सरकार ने बैड बैंक लाया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट, जो पहला बैड बैंक कौन सा था, फर्स्ट बैड बैंक, तो आप बोलेंगे पहला जो बैड बैंक था वो था SASF, इसको बोलेंगे स्ट्रेस असिस्ट स्टेबलाइजेशन फंड। तो एक बार देख लीजिए, स्ट्रेस क्या होता है, दबाव, इसको बोलते हैं दबाव। इसका मतलब है परिसंपत्ति या संपत्ति, परिसंपत्ति। और स्टेबलाइजेशन मतलब स्थायी, फंड मतलब वित्त, पैसा। तो ये है दबाव, परिसंपत्ति, स्थायी वित्त, ऐसे करके कुछ। इससे अच्छा इंग्लिश में याद कर लीजिए, स्ट्रेस असेस्ट स्टेबलाइजेशन फंड, या शॉर्टकट में SASF। ये पहला बैड बैंक है भारत का। ठीक है, कब बना था, इससे भी पहले, जब ये वाला बैंक 2021 में सरकार कानून लेके नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड बैंक बनाई, लेकिन उससे पहले जो 20 साल तक काम कर रहा था, ये 20 साल तक काम किया है, तो SASF फर्स्ट बैड बैंक था। अब इसका अगर पूरा हिंदी करें, नेशनल असिस्ट, असिस्ट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। नेशनल मतलब राष्ट्र, संपत्ति, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनः वितरण, निर्माण कंपनी। तो इससे अच्छा है कुछ इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, फिर है स्टेट असिस्ट स्टेबलाइजेशन फंड, SASF फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट क्या है, बेड बैंक है। 2021 में जो कानून के अंडर बना है बैंक, वो नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग बेड बैंक होते हैं। जैसे ये वाला जो SASF था, ये किस सेक्टर का फर्स्ट स्टेट बैंक से, सॉरी, बेड बैंक था। तो बोलेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी बिल्डिंग बनाती है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, निर्माण वाली कंपनी। अब बिल्डिंग बना रही है ये कंपनी, कोई भवन बनाने वाली है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रही है, मकाने बेच रही है, अपार्टमेंट बेच रही है। बाद में वो क्या है, पैसे बैंक वापस नहीं चुकाती है, तो उससे संबंधित बैंक, बेड बैंक। मान लीजिए कोई एजुकेशन वाला था, बेड बैंक, एजुकेशन वाला बेड बैंक। तो ये क्या करेगा, जो एजुकेशन के लिए पैसा लिया गया है और वो पैसा जो वापस नहीं किया जा रहा है, तो वो एजुकेशन बेड बैंक रिकवरी करने का काम करेगी। तो अलग अलग बेड बैंक है, अलग अलग सेक्टर हैं, तो अलग अलग बेड बैंक रहेंगे। कुल मिला के आपको बेड बैंक का कंसेप्ट याद रखना है कि बेड बैंक होता क्या है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं IR का। IR से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। सबसे पहला बोलेंगे इफेक्ट, ये क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। A फॉर एशिया, P फॉर पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, E फॉर इकोनॉमिक्स, C फॉर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन है ना, तो देखिएगा, एशिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। एशिया पैसिफिक को प्रशांत बोलते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, संगठन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एक संगठन है, लास्ट में क्या है नाम में, संगठन है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अमेरिका, चाइना, रसिया जैसी क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के सदस्य हैं। अब ये जो एपेक है, बोलेंगे 2023 जो एपेक है,
इसका मीटिंग कहाँ होगा इस साल बोलेंगे यूएस अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को। तो इसमें पूरा आपका सिंगापुर, इंडोनेशिया, चाइना, अमेरिका जैसी कंपनी माने अमेरिका जैसी देश पार्टिसिपेट करेगी। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन इंटरनेशनल संगठन है, बहुत सारे जो मुद्दे रहते हैं उस पर बात होता है। अब यह कहाँ होने वाला है बोलेंगे 2023 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सिटी में होने वाला है। तो यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति भी जा सकते हैं। वैसे पता है आपको चीन और अब यूएस के बीच क्या है, लगातार विवाद है, टेंशन है। तो इन टेंशन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति दोनों मिल सकते हैं सैन फ्रांसिस्को में एपैक कॉर्पोरेशन के अंडर में। पुनः यहाँ पे आप देखेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध से रिलेटेड एक आईआर का फिर से क्वेश्चन है। आईआर जो रूस है और यूक्रेन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इसी पे है, रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन को मारा है, 36 ड्रोन को मार गिरा है। ड्रोन क्या होते हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, अर्थात बिना पायलट के चलने वाला एक क्या है, छोटा समझ लीजिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है। तो ड्रोन है बोलेंगे मानव रहित यान, मानव रहित यान, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो रिमोट से चलते हैं ये, इसमें क्या है बम फिट कर दीजिए और वो ऑटोमेटिक ड्रॉप कर देगा। तो हवाई जहाज है, अपने आप बैटरी से चल रहा है या रिमोट से चल रही है। 36 ड्रोन है को मार गिराया है रूस ने यूक्रेन का। इसी तरीके से यूक्रेन भी रूस के लगातार ड्रोन को मार रहा है। ड्रोन की सप्लाई रसिया को ईरान कर रहा है। ईरान पे आरोप है कि ये ड्रोन जो है ड्रोन रूस को देता है। ठीक है, उच्च क्वालिटी का ईरान भी क्या ड्रोन बनाता है। पुनः यूरोप यूनियन, ई फॉर यूरोप, यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोप यूनियन है ये यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कंट्री जो जो के इसके लगभग मेंबर है, लगभग मेंबर है सभी नहीं। तो जो यूरोप यूनियन है, यूरोप यूनियन ने रूस को क्या बोला है कि आपकी जब संपत्ति, जो जब संपत्ति है, रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो यूरोप में जो भी रूस की संपत्ति प्रॉपर्टी थी, पाइप हो या फिर कोई कंपनी हो, फैक्ट्री हो, रूस की जितनी भी कंपनी फैक्ट्री थी यूरोप में, यूरोप यूनियन ने इसे जब्त कर लिया था और अपने अंडर रखा है। तो ये जब संपत्ति है। इस जब संपत्ति का इस्तेमाल रूस किसके ये करेगा बोल रहा है, यूक्रेन का पुनः निर्माण के लिए करेगा, यूक्रेन का निर्माण करेगा। अर्थात जो रूस ने यूक्रेन के रोड को, रेल को, गांव को, शहर को बर्बाद किया, बम विस्फोट करके, एरोप्लेन से अटैक किया, मिसाइलों से, तो सारा का सारा यूरोप यूनियन क्या है, यूक्रेन का निर्माण करने में इस संपत्ति का इस्तेमाल करेगी। इसकी जब संपत्ति, किसकी जब संपत्ति है, रूस की जब जब संपत्ति है। रूस ने भी यही बोला है कि यूरोप यूनियन के जो भी सदस्य मेंबर हैं उन सब की संपत्ति रूस भी जब्त करेगा। तो टिट फॉर टैट चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध को लेके। अब एक इकोनॉमिक्स से देखिए आप, इम्पोर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोलेंगे, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इकोनॉमिक्स से, ये टेक्निक कर लीजिए इसको, टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर है। ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस। तो क्या है बोलेंगे, कृत्रिम बुद्धि। तो कृत्रिम बुद्धि है मतलब एक होता है जो मानव मस्तिष्क है, ब्रेन, अर्थात मानव का ब्रेन जो नेचुरल है, आदमी को प्रकृति ने बुद्धि विवेक दिया है। दूसरा क्या है, मशीन में जब बुद्धि विवेक आ जाए, मानव इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग कर ले, किसी भी मान लेते हैं डिवाइस की, इसमें कुछ चिप बना के डाल दे, स्पेशल चिप, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से बुद्धि आ जाए, जैसे रोबोट है। ठीक है, तो रोबोट को क्या करे, आर्टिफिशियल बुद्धि डाल दिया जाए, तो इसे आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब रोबोट क्या है, इंसान का काम करने लगेगा। जो काम इंसान कर रहा है, अगर खाने बनाने का काम इंसान कर रहा है तो रोबोट खाने बनाने का काम,
अब मशीन चला रहा है इंसान तो रोबोट मशीन चलाने लग जाए, या फिर जो है मशीन खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन को भी डिवाइस में क्या किया गया, प्रोग्रामिंग किया गया और खुद मशीन अपने आप काम करने लगे। तो ऑटोमेशन अर्थात जो ऑटोमेट रूप से काम करने लगे उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भविष्य इसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो भी चीज़ देखेंगे आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। मशीन लगभग सारा काम मशीन ही करेगी, स्वचालित रूप से, ऑटोमेट रूप से। जब मशीन काम करेगी तो मानव का क्या होगा फिर? मानव के कार्य का क्या होगा? इसके रोजगार का क्या होगा? तो क्या है, भारत में एक रिपोर्ट अभी आया है कि भारत में केपीओ बीपीओ, कॉल सेंटर का नाम सुनेंगे, हिंदी में कॉल सेंटर। आप फोन लगाते हैं कस्टमर केयर को किसी भी प्रोडक्ट सेवा के लिए, फोन जाता है कॉल सेंटर में। अब क्या है, कॉल सेंटर में फोन कौन उठाता है? मानव उठाता है। अगर मानव की जगह कोई मशीन हो, मशीन आपको रिप्लाई करे जो आप पूछ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे मानव के कार्य को रिप्लेसमेंट कर रहा है, अर्थात इनका रोजगार को खतरा उत्पन्न कर रहा है केपीओ बीपीओ जैसे इंडस्ट्री में, और बहुत सारे इंडस्ट्री है। फिलहाल इसमें समझिए क्या क्या काम करेगा। जैसे बातचीत करे, बातचीत कर रहा है, फिर लिख रहा है ये, ठीक है, फिर वीडियो दिखा रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, अपने आप। कौन कर रहा है ये सब? मशीन कर रही है। मशीन आपसे बातचीत कर रही है, जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न उसका आंसर दे रही है। जो आप नहीं लिख सकते सिर्फ बोल रहे हैं तो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, बातचीत को टेक्स्ट में लिख दे। वो वीडियो बना दे, सिर्फ आप उसे बोल दीजिए वीडियो बनाने, पार्टिकुलर वीडियो बनाने लग जाए, ग्राफिक्स अलग अलग तरीके से डाल दे। तो यही सब तो कॉल सेंटर में चल रहे हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है मानव, उसको रिप्लेसमेंट करते जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनके रोजगार को खतरा है। भारत में केपीओ बीपीओ लाखों को जॉब देते हैं। दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर जैसी सिटी में बहुत सारे कॉल सेंटर होते हैं हर चीज़ के लिए। तो अगर केपीओ बीपीओ जैसी उद्योग धंधे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इस साइड भी गाड़ी वाला सेक्टर है, ऑटोमेशन, कि गाड़ी अपने आप ड्राइविंग करने लगे, ड्राइवर लेस कार। तो ड्राइवर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपको गाड़ी मतलब उतरना चढ़ना है, ऑटोमेटिक क्या है, वो गाड़ी, उसको प्रोग्रामिंग कर दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, उसे प्रोग्रामिंग करके डाल दिएगा, ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप करेगा, उतार देगा, गेट खोल देगा, ठीक है। तो गाड़ी इंडस्ट्री, इसके बाद हवाई जहाज वाला इंडस्ट्री, ये ऑटोमेटिक लैंड करे और पिक वो करे, ड्रॉप मतलब क्या है, लैंड कर रही है, टेक ऑफ कर रही है, ये सारा हवाई जहाज इंडस्ट्री अपने आप काम करने लग जाए। फिर वहाँ पे जो चेकिंग का सिस्टम है, जो सिपाही या पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, उसके जगह क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेक करने लगे, स्कैनिंग करे बैग का, मानव बॉडी का। फिर बैंक वित्त, वित्त वाला सेक्टर है, बैंक वाला सेक्टर है, कि आप जा रहे हैं बैंक में कस्टमर केयर, तो आदमी आपको सेवा दे रहा है, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने के लिए बोलता है, फॉर्म जमा कर रहे हो, सब क्या है, मशीन काम कर रहा है। मशीन के सामने खड़े हो जाइए और मशीन आपका सारा प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट में सॉल्व करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मानव को रिप्लेसमेंट करेगा धीरे धीरे। इसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर है, शिक्षा वाला है, इसमें जैसे कोई उपन्यास लिख रहा है, ठीक है, नोवेल, कोई नोवेल लिख रहा है, कोई किताब लिखना चाहता है। फिर है न्यूज़ वाला सेक्टर है, न्यूज़ एंकरिंग करना है। तो आदमी क्यों बोले न्यूज़ को, मशीन आए वही क्या करे, न्यूज़ बोलने लगे, क्योंकि मशीन को प्रोग्रामिंग किया, दुनिया भर का नॉलेज प्रोग्रामिंग करके डाल दिया गया, एक छोटे से चिप में पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज मशीन में डाल दिया गया, तो न्यूज़ बोलेगा। पुनः किताब लिख सकता है वो, इसके बाद है नोवेल, उपन्यास लिख रहा है। तो सारा सेक्टर धीरे धीरे जो मानव के अंडर में आ रहा है, उसे मशीन आने वाले समय में रिप्लेस करेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। तो आज के लिए यही करंट, कुछ विशेष नहीं है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।